बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म बायोबाइट्स पे, जहाँ पे मैं और आप मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2027 के एग्जामिनेशन के लिए। और हमने अपने पूरे सिलेबस को एक स्ट्रेटजी के तहत छोटे छोटे से सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिन्हें हमने नाम दिया है बायो ब्लॉक्स। ओके, अभी हमारी जो प्रिपरेशन है वहाँ पे हम बायो ब्लॉक 1 पढ़ रहे हैं। बायो ब्लॉक 1 में सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, और आज है हमारा लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हमने सेल की डिस्कवरी, कुछ उसकी हिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन पढ़ा। लेक्चर 2 में हम यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें जानना शुरू कर चुके थे, जहां हमने थोड़ा सा जाना प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी के बारे में, और इसके बाद में हमने एक छोटा सा डिवीजन पढ़ा सेल के अंदर, एक ऐसा डिवीजन जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है ताकि हम और आप उसको आसानी से समझ सकें। ओके, उसी डिवीजन पे आगे चलते हुए हम और आप आज सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल्स को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बायोबाइट्स के चैनल पे, जहां पे सेगमेंट है बायो ब्लॉक 1 सेल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3। ओके, सो हम लोगों ने अपना बेस बनाया था प्लांट सेल को स्टडी करने का, और वहां पे हम देखते हैं कि हमने प्लांट सेल को स्टडी करने के लिए 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। फर्दर हमने इस प्रोटोप्लाज्म को फिर से डिवाइड कर दिया साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और न्यूक्लियस में। यह साइटोप्लाज्म पढ़ाई की ईज के लिए हमने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया: सेल ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, और हाइलोप्लाज्म। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स 2 टाइप के थे, एक जो मेम्ब्रेन बाउंड है, एक जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। हाइलोप्लाज्म में हमने सेक्रेटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल और स्टोर्ड मटेरियल्स को रखा। इसमें से अभी तक जितने भी नाम मैंने लिए हैं, किसी को भी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो आप में से कोई यदि पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्टार्टिंग की फेज चल रही है। अभी हम लोगों ने सिर्फ इस चार्ट को डिवाइड करके यहां पर रखा है ताकि हम आसानी से चीजों को समझ सकें। अब चूंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 विच इज सेल वॉल। ओके, चलिए सेल वॉल को देखते हैं हम और आप डिटेल में आज कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल वॉल इज outermost layer, but it is only present in plants, fungi, algae and few bacteria. But जो सेल वॉल हम और आप पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आज प्लांट्स की। ओके, सो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं जो प्लांट की सेल वॉल है ये कैसी है और इसका क्या काम है। सो दिस सेल वॉल इज बेसिकली नॉन लिविंग प्लस रिजिड, और इसका जो फंक्शन है वो है बेसिकली प्रोटेक्शन देना और फर्मनेस देना, ताकि सेल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड शेप मेंटेन रहे। ओके, तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सेल वॉल। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि सेल वॉल में हम और क्या चीजें हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर हम सेल वॉल को पढ़ने जा ही रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना चाहिए कि इसकी ओरिजिन कैसी है। सो लेट्स लर्न अबाउट ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। सो होगा क्या, जब सेल डिवीजन हो रहा है उस स्टेज में साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल डिवीजन को हम लोग 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं: कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। यदि आपको ये टर्म यहां समझ में आ रहे हैं, वेल एंड गुड। यदि नहीं आ रहे हैं तो इन दोनों टर्म्स को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा जब हम और आप पढ़ रहे होंगे सेल डिवीजन।
फिलहाल के लिए एक लाइन में साइटोकाइनेसिस को समझिए। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन की वो फेज है जहां पे सारा सेल डिवीजन होने के बाद में, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में सेल को दो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और एक सेल से दो नई सेल्स बन रही होंगी, राइट। इस दौरान होगा ये कि सेल के अंदर जो पहले से सेल थी, इसके बीच में यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे से पीसेस इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक। और फिर इसमें एक सब्सटेंस बहुत ऐड हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे पेक्टिन। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में इतना सारा पेक्टिन आ गया, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो हमको बायोलॉजी के रूल्स के हिसाब से इसका नाम भी बदलना पड़ेगा। और अब हम इसी स्ट्रक्चर को आगे बोलने लगेंगे फ्रैगमोप्लास्ट। ये फ्रैगमोप्लास्ट आगे चल करके बनाएगा मिडिल लैमेला, और यही आगे चल करके बनाती है हमारी सेल वॉल। तो इसको मोटे मोटे तौर पर हम यहां पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आफ्टर साइटोकाइनेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐड होगा बहुत सारा पेक्टिन, और अब हम इसको एक नया नाम देंगे फ्रैगमोप्लास्ट, जो कि आगे चल करके बनाएगा मिडिल लैमेला, और इसी में फर्दर डेवलपमेंट जब होगा तो फिर बन जाएगी हमारी सेल। So this is about the development and origin of cell wall. So many multiple choice questions can be asked from this slide. Okay? बहुत इजीली समझा दिया है। एक दो बार अगर आप ठहराव के साथ इसे देखेंगे, इसको समझने में जरा सी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब अगर हम सेल वॉल की ओरिजिन को समझ ही चुके हैं और एक शब्द हमने और आपने इस्तेमाल कर ही लिया है मिडिल लैमेला, तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं सेल वॉल के प्रॉपर डेवलपमेंट का छोटा सा स्टडी। तो सेल वॉल में जो सबसे पहली लेयर आई उसको हमने नाम दिया मिडिल लैमेला। ओके, अब होगा क्या, कोई भी दो सेल्स थी, उनके बीच में जो सबसे पहली लेयर बनकर के तैयार होगी, वो लेयर बनकर के तैयार जो होगी उसको हम बोलेंगे मिडिल लैमेला, क्योंकि यहीं से सेल डिवाइड होकर के अलग हो रही थी। और सबसे पहले कौन सी लेयर हमने और आपने अभी अभी ओरिजिन में पढ़ी है, वो है मिडिल लैमेला। ठीक, अब ऑलरेडी सेल के अंदर मौजूद रहा होगा बहुत सारा साइटोप्लाज्म, राइट। सेल डिवीजन हुआ है, इसका मतलब सेल लिविंग है, यानी वहां बहुत सारा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और भी सेल ऑर्गेनेल्स रहे होंगे, लेकिन एक लिक्विड तो 100% रहा ही रहा होगा, जिसको हम यहां पर बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, राइट। अब यहां पर अंदर की तरफ, मतलब सेल्स के अंदर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा सेल्यूलोज, ठीक। और इस तरह से बनेगी हमारी लेयर और इस लेयर को हम और आप बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। देखिए सीक्वेंसिंग से ही पता चल रहा है, सेल डिवीजन होते ही ये बना,
सेल थोड़ी सी डेवलप हुई है तो ये बनी। अब अगर सेल अभी थोड़ी सी ही डेवलप हुई है तो सेल को अभी बहुत कुछ करना है, राइट? जैसे सेल को अभी क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। इसका मतलब प्राइमरी सेल वॉल जो है उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि सेल ग्रोथ कर सके। और अगर एज की बात करेंगे तो सेल अभी कैसी होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए, सही। फिर थोड़ा सा और डेवलपमेंट होगा। अब जब और डेवलपमेंट होगा तो अंदर की तरफ यहां पर एक और लेयर बननी शुरू होगी। ये अंदर की तरफ एक और जो लेयर बनकर के तैयार हो रही है, यह लेयर कही जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ दिस सेकेंडरी सेल वॉल इज डेवलपिंग ऑन लेटर स्टेजेस, राइट? और ये सेकेंडरी जो आपको वॉल यहां पर देखने को मिल रही है, यह होगी फर्म या हार्ड, और ये बनेगी मैच्योर सेल्स में। तो अब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले कौन सी लेयर बनी, मिडिल लेवल, फिर कौन सी बनी, प्राइमरी सेल वॉल, फिर कौन सी बनी, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक, प्राइमरी सेल वॉल में सबसे ज्यादा कौन सा सब्सटेंस मौजूद होना चाहिए, पेक्टिन। ऑब्वियसली हमने पेक्टिन से शुरू किया था, ठीक। उसके बाद में हमारी जो आ रही है वो आ रही है प्राइमरी सेल वॉल, यंगर स्टेज ऑफ सेल में, और फिर हमारी आ रही है सेकेंडरी सेल वॉल, वो है मैच्योर स्टेज ऑफ सेल। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसी को देखते हैं हम और आप, ताकि कोई भी एमसीक्यू ऐसा ना हो जो हमसे और आपसे छूट जाए। अब ये जो फर्मनेस आ रही है, इस फर्मनेस को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई फाइब्रस स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक। तो होगा क्या, यहां पर सेल्यूलोज का मैट्रिक्स बनेगा। किसका मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स यानी जाल, मैट्रिक्स ऑफ सेल्यूलोज बनेगा। अब ये जो सेल्यूलोज का मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें फाइबर्स भी बन रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, और ये फाइबर्स करेंगे ब्रांचिंग। यहां पे फाइब्रिल्स बनेंगे जो कि कर देंगे ब्रांचिंग। ऑब्वियसली थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अगर हम और आप लगाएंगे तो हमको समझ में आ रहा है, फाइबर बने फिर उनमें ब्रांचिंग हुई तो वो क्या कर रहे होंगे, आपस में इंटरमिंगल कर रहे होंगे, ताकि जरूरत के हिसाब से जितना फर्म स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके उतना फर्म स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया जाए, ठीक। अच्छा, अब जब यहां पर ये फाइब्रिल्स मिलकर के ब्रांचिंग कर लेंगे, इससे जो वेब लाइक स्ट्रक्चर बनकर के तैयार होगा, इसमें छोटे छोटे से एम्प्टी स्पेस छोड़ दिए जाएंगे, एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दिए जाएंगे, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होगा। आपको दिख रहे हैं कुछ छोटे छोटे से स्पेसेस ब्लैक कलर के जो बोर्ड पर हैं, ये स्पेसेस जो छोड़े जा रहे हैं, ये स्पेसेस इसलिए छोड़े जा रहे हैं कि कल को इन स्पेसेस के अंदर कुछ सब्सटेंसेस को डिपॉजिट किया जा सके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब सेल्यूलोज के मैट्रिक्स बन रहे हैं, जब ये बंडल्स फाइब्रिल्स मिलकर के बंडल्स बना रहे हैं, जो वेब बन रहा है, ये जो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे स्पेसेस छोड़े जा रहे हैं, क्यों? तो आप कहेंगे ये स्पेसेस छोड़े जा रहे हैं ताकि इसमें दूसरे सब्सटेंसेस को डिपॉजिट किया जा सके। और वो सब्सटेंसेस डिपॉजिट क्यों किए जाएंगे, ताकि और भी ज्यादा फर्मनेस मिल सके जरूरत के हिसाब से। अब ये सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लिग्निन, सुबेरिन, इसके अलावा
हेमीसेल्यूलोज हो सकता है, और इसके अलावा हो सकता है क्यूटिन। अभी क्यूटिन क्या होता है तो चलो क्यूटिकल में मिलेगा, बाद में पढ़ेंगे। हेमीसेल्यूलोज और क्यूटिन, तो इस तरह के सब्सटेंसेस को डिपॉजिट किया जाएगा कहां पे? इन एम्प्टी स्पेसेस में। ठीक, अब इसके बाद में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस और इन्हीं फाइब्रिल्स के ऊपर। उसको प्योर डेटा बेस्ड क्वेश्चन मानेंगे हम और आप, और उस डेटा बेस्ड क्वेश्चन की स्टडी करने के लिए कुछ डिटेल्स मैं आपको यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं, इनको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा बिना किसी तरह से कंफ्यूज हुए। ठीक, अब ये जो फाइब्रिल के बंडल्स बन रहे थे, ठीक है, ये जो फाइब्रिल बंडल्स बन रहे थे, तो एक फाइब्रिल बंडल अगर हम आप उठाते हैं, एक फाइब्रिल बंडल, और हम उसकी स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस एक फाइब्रिल बंडल के अंदर हमें प्रॉपर 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिलेंगे अप्रॉक्स 250 माइक्रोफाइब्रिल। ओके, फर्स्ट डेटा। देन दिस माइक्रोफाइब्रिल, अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक माइक्रोफाइब्रिल में 1 माइक्रोफाइब्रिल इट कंटेन्स माइसिलीज। ओके, और ए माइसिलीज की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो लगभग 20 माइसिलीज हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, अब अगर हम इन माइसिलीज में चले जाएंगे तो एक माइसेली, इसमें हमको लगभग 100 चेन ऑफ सेल्यूलोज देखने को मिलती है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हम पहले सेल्यूलोज की चेन बनाते हैं। सेल्यूलोज क्या है? एक सैकराइड है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये सब हमको और आपको पता है। सेल्यूलोज उठाएंगे, उसकी 100 की चेन बनाएंगे तो बन के तैयार होगा एक माइसेली। इसी तरह से कई सारे माइसेलीज को जोड़ेंगे, उससे हमें बनेंगे माइक्रोफाइब्रिल्स, और ये माइक्रोफाइब्रिल्स जब आपस में जुड़ेंगे तब बन के तैयार होंगे हमारे फाइब्रिल बंडल्स। ये फाइब्रिल बंडल्स आपस में इंटरमिंगल करेंगे और इस तरह से बनकर के तैयार होगा प्रॉपर सेल वॉल का स्ट्रक्चर। और इन बंडल्स के बीच में आपको छोटे छोटे से स्पेसेस दिखेंगे जो कि एम्प्टी हैं, और वो एम्प्टी इसलिए हैं ताकि उसमें और सब्सटेंसेस को स्टोर किया जा सके, जैसे कि लिग्निन था, सुबेरिन था, क्यूटिन था, हेमीसेल्यूलोज था। ठीक, ये अलग अलग सब्सटेंसेस जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेल्स में स्टोर किए जाएंगे। दिस स्लाइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सीधे एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी इस स्लाइड को मिस मत करिएगा। ठीक है, अब इतना हार्ड स्ट्रक्चर अगर बनकर के तैयार हो जाएगा तो फिर एक सेल से दूसरी सेल में, एक सेल मान लीजिए ये है आपके पास, और दूसरी सेल ये है यहां पर, तीसरी सेल ये है यहां पर, और इसके अंदर में फिल्ड है हमारा बहुत सारा साइटोप्लाज्म, और इस साइड से न्यूट्रिशन अगर आ रहा है, मान लीजिए यहां तक तो न्यूट्रिशन पहुंच गया, तो आगे न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? तो होता क्या है कि ये सेल वॉल और मिडिल लैमेला वगैरह जो कुछ भी था, इनमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। अभी मैं एक ही होल आपको दिखाऊंगा ताकि हमारा जो डायग्राम है वो बहुत क्लमजी ना हो जाए। इस तरह के कई होल्स होते हैं, सिर्फ एक ही नहीं होता है, मैं एक ही यहां दिखा रहा हूं ताकि हमारा डायग्राम क्लमजी ना हो। और इस होल की वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ताकि फ्लो ऑफ न्यूट्रिशियस मटेरियल या मिनरल्स या कोई प्रोडक्ट को एक्सूड आउट करना है सेल की आपको बॉडी से, तो वो फ्लो मेंटेन रह सके। एंड दीज टाइनी लिटिल होल्स मेंटेन द फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिशियस मटेरियल, एंड दीज आर नोन एज
प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोडेस्माटा किस किस लेयर को पार करता है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं किस किस लेयर को पार करता है। जितनी भी लेयर्स हैं, चाहे वो मिडिल लैमेला हो, चाहे वो प्राइमरी सेल वॉल हो, चाहे वो सेकेंडरी सेल वॉल हो, सारी लेयर्स को पार कर जाएंगे कौन? प्लाज्मोडेस्माटास। प्लाज्मोडेस्माटास आर बेसिकली पोर्स, छोटे छोटे से छेद हैं जिनकी वजह से साइटोप्लाज्म का फ्लो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ मेंटेन रहता है, ठीक, ताकि न्यूट्रिशन भी पहुंच सके। ऐसा ना हो कि फर्मनेस के चक्कर में फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए। देखिए नेचर ने हर चीज की पूरी इंतजाम क्या कर रखी है, कर रखी है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गए वो बेसिक बेसिक सी चीजें जो हमको और आपको यहां तक अभी तक पढ़नी थी। लेकिन चलिए अगर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सेल मैच्योर हो रही है। मान लीजिए कि कोई सेल थी जो कि धीरे धीरे मैच्योर हो रही थी। एक सेल थी हमारे पास जो समय के साथ क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। तो मैंने आपको बताया है जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाएगी वैसे वैसे सेकेंडरी सेल वॉल का डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब बेसिकली होगा क्या, जो हमारी सेल वॉल है एज अ होल स्ट्रक्चर वो क्या हो जाएगी, थिक होती जाएगी, राइट। अब इस थिकनेस में दो चीजें होंगी। पहला, कोई ना कोई सब्सटेंस है जो यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, और दूसरा, उस सब्सटेंस के डिपॉजिट होने का कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ इर्रेगुलर है, क्योंकि अगर इर्रेगुलर होने लगेगा तो फिर तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो सेल की डेथ हो सकती है और इस तरह से पूरे ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो सकती है। तो कोई ना कोई पैटर्न होना ही होना चाहिए। तो पहले हम और आप देखेंगे कि किस तरह से पैटर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले टाइप ऑफ पैटर्न्स देखे जाएंगे और उसके बाद में देखे जाएंगे कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो सेल वॉल में डिपॉजिट होते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहले हम और आप पैटर्न्स ऑफ थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। ऑब्वियस सी बात है ये पैटर्न्स हमने देखे होंगे माइक्रोस्कोप से, तो कोई ना कोई शेप या कोई ना कोई मेथड ऑफ अरेंजमेंट हमको दिखा होगा। उसी मेथडोलॉजी ऑफ अरेंजमेंट का नाम यहां पर हम और आप देंगे, और जैसे ही मैं यहां बोर्ड पे नाम लिखूंगा आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम किस टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे कि एन्यूलर पैटर्न, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सर्कुलर पैटर्न में अरेंजमेंट हो रहा होगा, राइट। वेरी इजी, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड हेयर, ठीक। उसी तरह से स्पाइरल पैटर्न देखने को मिलेगा। अब स्पाइरल पैटर्न अपने आप में नाम में ही बता रहा है कि उसका किस तरीके का अरेंजमेंट यहां पर होगा। उसके बाद में आता है हमारे पास स्केलरी फॉर्म या लैडर लाइक, स्केलरी फॉर्म या लैडर लाइक, मतलब कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है सीढ़ियां हैं, यहां से चढ़िए और चढ़ते हुए ऊपर चले जाइए, ठीक। इसके बाद में हमारा जो पैटर्न है वो है रेटिक्यूलेट और फिर पिटेड। रेटिक्यूलेट जैसा कि जाल मैंने आपको बताया था, और फिर लास्ट है हमारा पिटेड। थोड़ा सा छोटा करते हैं, ओके।
पिटेड, पिटेड माने गड्ढा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी पैटर्न्स यहां पर बनकर के तैयार हो रहे हैं इन सभी में हमको छोटे छोटे से स्पेसेस जरूर छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमें फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म मेंटेन रखना है, और वो प्लाज्मोडेस्माटास नहीं हुए अगर तो फ्लो खत्म तो लाइफ भी खत्म। इसीलिए जितने भी ये पैटर्न्स बन रहे हैं सभी में छोटे छोटे स्पेसेस थे। पिटेड में आपको विधिवत स्पेसेस प्रॉपर अलग अलग गड्ढे जैसे दिखाई पड़ेंगे। कभी कभी कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, तो कुछ सेल्स ऐसी मिलेंगी जहां पे आपको जो पिट मिलेंगे वो सेल में दोनों साइड देखने को नहीं मिलेंगे। एक साइड से आपको पिट्स मिलेंगे, मान लीजिए ये इतनी बड़ी लेयर थी चौड़ी, इस साइड आपको पिट्स देखने को मिल रहे हैं गड्ढे की फ्लो हो सके, दूसरे साइड आपको पिट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें एक साइड से एंट्री हो और कोई दूसरा साइड आउटलेट के लिए ना हो, बायोलॉजी की टर्म में ऐसी जगहों को ब्लाइंड कहते हैं। जब हम लोग एनिमल किंगडम में फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे तो वहां पे एक शब्द पढ़ाया जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्यों? क्योंकि उसमें इनलेट और आउटलेट सेम होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से पिटेड में ब्लाइंड पिट्स देखने को मिलते हैं। ब्लाइंड पिट्स कौन से पिट्स हैं? ये ऐसे पिट्स हैं जिनमें एक साइड पिट मिल रहा है और दूसरे साइड से कुछ भी पिट देखने को नहीं मिल रहा है। ये पूछा जाता है सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद में हमको और आपको और क्या सेल वॉल के बारे में सीखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट या पैटर्न देख ही लिया है तो चलिए जो केमिकल्स आते हैं उनको देख लिया जाए और उन एग्जाम्पल्स को देख लिया जाए जो हमको और आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स गो थ्रू chemical modification of cell wall। ओके, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल में हमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। सिंपल वो सब्सटेंसेस जो हम और आप बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये डिपॉजिट होंगे तो फर्मनेस आ जाएगी, ये डिपॉजिट होनी चाहिए बिकॉज ऑफ सम नीड, अब ये उन्हीं सब्सटेंसेस के डिपॉजिशन के हिसाब से हम नाम रख देंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम और आप यहां पर पढ़ रहे हैं कि चलिए जी लिग्निन हमको डिपॉजिट करना है, तो लिग्निन डिपॉजिट करने के प्रोसेस को हम कहेंगे लिग्निफिकेशन। लिग्निन डिपॉजिट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? लिग्निफिकेशन। सो क्वेश्चन इज लिग्निफिकेशन कहां होगा? आंसर इज सेकेंडरी सेल वॉल। बात नंबर 1। बात नंबर 2, लिग्निफिकेशन में कौन सा केमिकल डिपॉजिट हो रहा है? आंसर इज लिग्निन। और तीसरा क्वेश्चन जिसका आंसर भी मैंने यहां लिखा है, लिग्निफिकेशन किन सेल्स में होता है? तो ये होता है ट्रैकीड्स में और ये होता है वेसल्स में। ठीक, इसके बाद में दूसरा हम और आप एग्जांपल जो पढ़ने वाले हैं वो है क्यूटिनाइजेशन, यानी कि क्यूटिन बनेगा। Cutinization. This cutinization happens in leaves. लीफ में होगा क्यूटिन। ठीक, क्यूटिनाइजेशन के बाद में तीसरा हम और आप पढ़ेंगे सुवेरेनाइजेशन। सुबेरिन का काम होता है पूरी तरह से पानी के लिए इम्परमिएबल बना देना। इम्परमिएबल टू वाटर। क्या बनेगा इससे? जो कॉर्क्स आती हैं जहां से शुरू किया था, कॉर्क सेल्स ही तो देखी थी रॉबर्ट हुक ने, कॉर्क्स में जो सेल होती हैं वो सेल्स में हमको क्या देखने को मिलता है? सुबेरिन मिलता है। ठीक है,
फिर है मिनरलाइजेशन, यानी कि मिनरल्स का डिपॉजिट। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टेम्स में मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, जैसे व्हीट, मेज, शुगर केन, इक्विसेटम। इसके एग्जांपल है व्हीट, मेज, शुगर केन, इक्विसेटम। इन सभी के स्टेम्स में आपको देखने को मिलेगा मिनरलाइजेशन, क्योंकि क्या डिपॉजिट किए जा रहे हैं? मिनरल्स डिपॉजिट किए जा रहे हैं। ठीक, फिर काइटिनाइजेशन, यानी कि काइटिन का डिपोजिशन कहां देखने को मिलता है? तो सेल वॉल में काइटिन देखने को मिलता है एल्गी में और फंगस में। सीधे सीधे एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा और याद जरूर रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। और लास्ट टाइप है म्यूसिलेजिनस, ताकि पानी के अंदर ये पौधे खराब ना हो या पानी को अपने पास में स्टोर कर सके। सो नेक्स्ट इज म्यूसिलेजिनस। ये आपको मिलेंगे जीरोफाइट्स में। क्यों? ताकि ये अंदर अपने खूब सारा पानी स्टोर कर सके। जीरोफाइट्स के भी स्पेशली किसमें? स्टेम्स में। ठीक, सो दीज आर द केमिकल्स विच गेट डिपॉजिटेड इनटू सेल वॉल्स एज पर द नीड। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। हमने और आपने आज सीखा कि सेल वॉल की ओरिजिन कैसे होती है। सेल वॉल की ओरिजिन में हमने पढ़ा साइटोकाइनेसिस के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिपॉजिट होने लगता है पेक्टिन, फिर हम उसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, और उसके बाद में इसी फ्रेगमोप्लास्ट से बनती है सबसे पहले मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ओके, आफ्टर दिस मिडिल लैमेला सेल्यूलोज से बनना शुरू हो जाती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, और फिर अंदर की तरफ सेल वॉल जो हमारा साइटोप्लाज्म है उससे सब्सटेंसेस निकल निकल के डिपॉजिट होने शुरू होते हैं और बननी शुरू होती है सेकेंडरी सेल वॉल। अब इस सेकेंडरी सेल वॉल का आना लेट हो रहा है, यानी प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल्स में और सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास मैच्योर सेल्स में देखने को मिलेगी। फिर ये जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं इनके अरेंजमेंट के कुछ प्रोसेसेस थे, जैसे एन्युलर था, स्पाइरल था, लेडर लाइक था, पिटेड था, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कौन से सब्सटेंसेस है जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी हमने नाम दिए, जैसे सुबेरानाइजेशन दे दिया, लिग्निफिकेशन दे दिया, क्यूटिनाइजेशन दे दिया, राइट। तो इस तरह से हमको आज पता चल चुका है पूरी तरह से कि सेल वॉल कैसे बनती है, सेल वॉल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, और सेल वॉल में कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो डिपॉजिट हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। इसके बाहर एक भी शब्द आपसे पूछा नहीं जा सकता है। सब कुछ वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेनेशन हमने और आपने यहाँ पढ़ लिया है। इस टॉपिक को अब हम और आप आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल अगले पार्ट में हम और आप इससे आगे की चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। मैं बार बार बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, कोशिश ये करता हूं कि आप प्रॉपर बोर्ड देख सके ताकि आपको बाद में बैठ करके नोट्स बनाने ना पड़े, आपका टाइम बचे, क्लास के साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सके। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसे ही पार्ट 1 कंप्लीट होगा तुरंत हमारे एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे, ताकि हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब पढ़ाई करना, मेहनत करोगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।